नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टेडा पे स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको बीएसएफ और सीएसएफ के लिए हिंदी की भी क्लास प्रोवाइड करूंगा, तो हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। डेली शाम को 5 से 6 के बीच में आपको क्लासेस मिलेगी। कभी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम भी यहाँ रहती है। तो आज की क्लास में आपको हिंदी पढ़ाने वाला, हिंदी में वर्णमाला, क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको समझाऊंगा भी इस वर्णमाला में होता क्या क्या चीजें हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां जाके आप टेलीग्राम जुड़ के, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक आपने पीडीएफ बाई नहीं की है 49 और 99 वाली, तो बाई कर लेना। बीएसएफ का है, इसे प्रैक्टिस सेट है, आपको 99 में 5 सेट मिलते हैं और 49 में 5 सेट मिलते हैं, 99 में 10 सेट मिलते हैं। बहुत अच्छी पीडीएफ है, बहुत अच्छे पेपर्स है इसमें, आप इसको करके प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि एग्जाम आपको पता है कि 27 नवंबर अभी भी एक्सपेक्टेड डेट है। यहाँ तक हेडक्वार्टर से जो न्यूज आ रही है वो 27 नवंबर ही कही जा रही है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो जैसा कि मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हल कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है। जैसे कि इसमें शब्द क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, इन बारे में भी पता होना चाहिए आपको। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ एक गुरु की तरह, तो आप पढ़ लेना, उसके अलावा बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। भाषा संस्कृत के भाषा शब्द से बना हुआ है। जो भाषा संस्कृत है वो भाषा शब्द से बना हुआ है। भाषा का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। भाषा के सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य में सबसे छोटी इकाई उपवाक्य होता है। जैसे वाक्य कोई होता है, कोई भी वाक्य, जैसे राम जाता है, उसका सबसे छोटी इकाई क्या होता है, उपवाक्य होता है। इन सब चीजों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है। जैसे उपवाक्य से भी छोटा पूछ सकते हैं, क्या होता है, उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है, पद होती है, जिसको हम शब्द भी कहते हैं। पद से छोटी इकाई क्या होती है, जो अक्षर होता है, आपको अक्षर पता होगा, जैसे आल बना हुआ है, ठीक है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण। तो सबसे छोटी इकाई से बात करें तो हम होता है वर्ण। वर्ण को कहते हैं लेटर, और अल्फाबेट अलग होता है, लेटर अलग होता है। जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द में 2 अक्षर है, 2 अल्फाबेट है, रा और मा, मगर वर्ण 4 है, 4 वर्ण है इसमें, जैसे कि रा है, हलंग लगा हुआ है, आ है, मा में हलंग लगा हुआ है और आ है। तो इस तरह से 4 वर्ण हो गए। वर्ण में ध्वनि भी काउंट की जाती है। तो चलते हैं अब अल्फाबेट को पढ़ लेते हैं क्योंकि अल्फाबेट की क्लासेस है। आपको मैं अल्फाबेट ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको याद होता जाए, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई होती है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वर्ण को याद कर लेना कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। वर्णमाला है, वर्णों से बने हुए समूह को वर्णमाला कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कितने मतलब कि अल्फाबेट होते हैं, वर्ण कितने होते हैं। मूलतः हिंदी उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं, लेखन के आधार पर 52 होते हैं। तो इन बातों को भी याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो आप 45 बता देना। अगर लेखन के आधार पर पूछेगा तो 52 बता देना। इसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर आपको पता ही है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अंग, आहा। इस तरह से कुल मिला के आपके 13 स्वर होते हैं। अब व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन भी आपको याद कर लेना। देखिए, यहाँ पर आपको ये वर्ग के हिसाब से दिया हुआ है, का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में, अंतस्थ, उष्म, इस तरह से वर्ण भी याद रखने। का वर्ण में कहां तक आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। चा में चा, छा, जा, जा, इया। ये देखिए बच्चों वाली चीजें हैं मगर बहुत ही एग्जाम के ओरिएंटेड है। अब इसमें टा के वर्ग में ट, ठ, ढ, 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 ड़ा। ता वर्ग में ता, था, धा, धा, ना। पा पा, फा, बा, बा, मा। अंतस्था में य, र, ल, वा। अंतस्था मतलब कि जो हम अंदर ही वर्ड इसको उच्चारण करें। उसमें में जहां पर थोड़ी सी उसमें हम थोड़ा सा घर्षण पैदा करते हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शन पैदा करते हैं। स, ह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में जो संयुक्त व्यंजन जो दो अल्फाबेट से, 2 मतलब लेटर से मिलके बनता है, उससे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें छ आता है, फिर त्र आता है, फिर ज्ञा आता है और फिर स्र आता है। जो हमारा छ बनता है, छतरी वाला छ बनता है, उसमें का हलंग के साथ और सा, मतलब आधा का और सा मिलके, फिर आधा ता और रा मिलके बनता है त्र हमारा, और आधा जा और इया मिलके हमारा ज्ञा बनता है। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। और आधा सा, सलजम वाला सा और रा मिलके हमारा बनाते हैं स्रा। तो इस तरह से करके हमारा स्रा बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, स्वर, वॉवेल्स क्या होते हैं। वॉवेल्स
वॉवेल्स होने वाले 13 हमने बताया था कि 13 वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें केवल 10 ही माने जाते हैं, क्योंकि उसमें जो रा है मतलब स्रा है उसको नहीं माना जाता। छोटा, बड़ा, छोटी, छोटू मतलब छोटी, छोटा ऊ, और छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसमें उच्चारण में कम समय लगता है, जिसमें कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ ई उ, इसमें कम समय लगता है, मतलब कि इसमें बड़ा मुंह खोलना भी नहीं पड़ता, जल्दी से हमारे मुंह से निकल जाता है। दीर्घ स्वर कैसे कहते हैं, जिसमें हमें अधिक समय लगता है, आ ई, बड़ा ऊ, ए ओ आ, इस तरह से करके जो बनता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। लुप्त स्वर में जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने नाटक में, जैसे राम, जैसे सीता बुला रही है राम, इस तरह से करके, तो वो लुप्त स्वर में कहते हैं, प्लुप्त स्वर में, ठीक है। अब जीभ के आधार पर देख लेते हैं, जीभ के आधार पर कैसे कैसे शब्द होते हैं। अर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, जिसमें आगे का भाग, जीभ जैसे आपकी है तो उसका आगे का हिस्सा जो यूज होता है उसमें हमें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई ए, तो ये हमारा अग्र स्वर हो गया। मध्य स्वर की बात करें, जिसमें हमारे जीभ का मध्य हिस्सा, जैसे आ में हमारे जीभ का मध्य हिस्सा होता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में भी आएगा। पश्च स्वर, जिसमें जीभ के पीछे का भाग यूज होता है, उसमें हमारा पश्च स्वर कहते हैं, बड़ा आ उ ओ आ, इस तरह से करके जो है ये हमारा। अब देखिए मुख द्वार के आधार पे भी, कि मुंह किस तरह से खुलता है उसके आधार पे भी होते हैं, ठीक है। मुख के आधार पे, जैसे कि हमारा छोटा मतलब जो हमारे ओठ होते हैं, ओठ के आधार पे, लिप्स के आधार पे, तो विवृत मतलब जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ पूरा खुल रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अर्धविवृत में, जिसमें हाफ ओपन होता है, इसमें छोटा मतलब पूरा ओपन नहीं हो रहा, इसमें आ ए ओ आ, इसमें पूरा ओपन नहीं हो रहा। फिर अर्धसंवृत में, जिसमें हाफ क्लोज है, मतलब क्लोज है मगर पूरा नहीं क्लोज है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा खुला रहता है आधा बंद है, ए ओ, ठीक है। अब संवृत, जिसमें पूरा क्लोज ही रहता है, इन स्वर के उदाहरण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग में पूरा बंद नहीं कहेंगे, लगभग बंद रहता है, तो ई ओ इस तरह से। अब आप इस चित्र से भी देख सकते हो कि कहां से उच्चारण होते हैं। देखिए नाक से जो हम स्वर उच्चारण करते हैं, अंग, ड, या, ड़ा, न, मा, इसमें हम नाक का यूज करते हैं, नाक बंद करके करेंगे तो उच्चारण करना मुश्किल होगा। अब दंत मूल जहां दांत निकल रहा है, यानी कि मसूड़ों के पास से जो हम करते हैं, जैसे रा हो गया, ला हो गया, तो कहीं ना कहीं हम मसूड़ों का इसमें यूज करते हैं, तो रा ला इसमें आपको दिखा भी रहा है, इंडिकेट भी कर रहा है कहां से यूज हो रहा है। फिर दंत से, जिसमें ता वर्ग में, ता था दादा ना, ये वाला जो ता वर्ग है मैं बताया था ना, इसको याद रखना है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। फिर अब इसके बाद हम देखेंगे कि दंत और ओष्ठ से वाह होता है, फिर ओठ से केवल उ पा वर्ग के भी होता है, पा फा बा मा, इसमें पा में देखिए ओठ के बिना आप उच्चारण नहीं कर सकते। ओष्ठ और कंठ का भी यूज हो रहा है और ओठों का भी यूज हो रहा है, कंठ मतलब गले का भी यूज हो रहा है, तो ओ आ इस तरह से करके। कंठ और तालु का ए, और तालु से केवल, तालु मतलब जो आपका आप देखते होंगे तालु जो हम गले के पीछे वाला हिस्सा होता है, तालु से हम दिखाते हैं इसको, ठीक है। जैसे ई चा चा छा जा, मतलब तालु से हम कर रहे हैं, जो हमारे जो मतलब कैसे कहेंगे हम, मतलब जो ऊपर वाले जो हमारा हिस्सा होता है, जहां पर हमारी जीभ टकराती है जब उच्चारण करते हैं, आप उच्चारण करके देखना आपको समझ में आ जाएगा। मूर्धा मतलब री कर रहे हैं, टा टा डा डा, इसमें भी आप ऊपर से उच्चारण कर रहे हैं तो वो वहां से होता है, तो इस तरह से ये हो गया। अब आपको ज्यादा चीजें मैं बताऊंगा नहीं, सो अब यहाँ पर ये थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें उच्चारण के साथ इसमें अघोष और सघोष पूछता है, और अल्प प्राण और महाप्राण पूछता है, ठीक है। जैसे कंठ से क्या कहने के लिए, क ख ग घ अंगा, कंठ से। तालु से मुख के भीतर की ऊपरी छत से, जो तालु होता है जो हमारे मुंह के ऊपर हिस्सा होता है, जहाँ कभी कभी जल जाता है हम खाना वाना खाते हैं, तो पिछले हिस्से से चा छा जा जा ये हमारा। इसमें देखिए अघोष क्या है, अघोष जो भी वर्ण होगा उसके जो भी हमारा वो वर्ग होगा, उसमें पहला और दूसरा जो हमारा होगा वो अघोष होगा, बाकी के 3 हमारे सघोष होंगे। और अल्पप्राण और महाप्राण में क्या है कि पहला और हमारा तीसरा और पांचवा ये हमारा अल्प प्राण होगा, बाकी तीसरा और चौथा हमारा महाप्राण होगा। ये बातों को भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मूर्धा को भी बताया गया, मुख के भीतर की ऊपरी छत मगर अगला भाग। मूर्धा मतलब होता है कि अगर जो हमारा जलता है कहीं कहीं
तो हमारे आगे के हिस्से यानी मसूड़े के पास जहाँ पर हम करते हैं उच्चारण, ट ठ ढ ढ ण, आप उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगा। दंत, दंत मतलब दांत से, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह देखो मैंने आपको सारी चीजें लगभग लगभग बता दी है जितने जितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस क्या क्या है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। आपको मैंने बताया था वर्ण होती है सबसे छोटी इकाई। उसके बाद वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं जो भी आपके वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ से ध्वनि कौन सी आती है, क से आती है, मैंने बताया था अभी आपने पढ़ा भी होगा। इसमें क से आती है क ख ग घ अंगा, का मतलब कंठ से आती है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन मैंने आपको बताया था मूर्धा यानी कि जो हमारा आगे का हिस्सा है, जहां पर हमारी जो ऊपर वाली छत है, मुंह के अंदर की ऊपर वाली छत है, वहां का जो आगे वाला हिस्सा होता है वहां से आता है। तो इसमें देखिए ड ढ ट थ द ध ऐसे मतलब ट ठ द ध ना टा वाला था, तो इसमें ड ढ अभी आ रहा है तो ये वाला होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। इसमें 5वें नंबर के बता देते हैं कि निम्न में से कौन अल्प प्राण कौन से, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण मैंने आपको बताया था जिसमें आपका पहला, तीसरा और 5वां होता है अल्प प्राण। जो भी वर्ग होता है जैसे का वर्ग में का ख ग अंगा, तो इसमें पहला का ख घ हमारा हो गया और अंगा हमारा हो गया अल्प प्राण में। तो इसमें देखिए कौन सा अल्प प्राण में है। तो पांचवें का देखते हैं। तो पहले का देख लीजिए, का हमारा अल्प प्राण में है, का ख ग, गा भी हमारा पहले नंबर पे का आ रहा है, ग हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो यानी हमारा ये अल्प प्राण हो गया। इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन में दिखा देता हूं आपको क्या है। निम्न में से कौन सी नासिकीय मतलब नाक से जो व्यंजन का उच्चारण करते हैं इसमें कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी ज है, ज को हम इया जो हमारा होता है वो हमारा नाक से लिया जाता है, नाक से किया जाता है, ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण कहलाते हैं कंठ और तालव। कंठ और इसमें तालव का यूज किया जाता है, तो यहां से ये कहलाते हैं कंठ और तालव वर्ण कहलाते हैं, ए और ए, ठीक है। एक्चुअली मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है स्क्रॉल करने में। 8वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं। अयोग व की बात करते हैं तो इसमें है अंगा, अहम और अहा, ठीक है। मतलब यही इसको ही मतलब कभी कभी तो उच्चारण करने में भी समझ में नहीं आता कहाँ अहा वाला जो है यही है, ये अयोग व होते हैं, ठीक है। इनको याद कर लेना, बहुत जल्दी पूछेंगे नहीं एग्जाम में आपके इतनी ज्यादा। 9वें क्वेश्चन की बात करने में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन है यानी कि आपका दिल्ली में देखिए द्वित्व व्यंजन है। इसमें देखिए इसमें ला भी है और मतलब दिल्ली में मतलब डबल ला है, ठीक है, इसलिए इसमें द्वित्व व्यंजन कहा जा रहा है, इसमें डबल ला है, ठीक है। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा है स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो देखते हैं संघर्षी, इसमें क्या संघर्षी मैंने बताया था इसमें घर्षण होता है। आप इसमें देखें घर्षण एक तरह का हो रहा है, घर्षण हो रहा है, कंपन हो रहा है, तो इसको संघर्षी कहते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करने में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। नवीन जिनको अभी भी किया गया है, तो नवीन विकसित हमारी है, जैसे ये ख दिख रहे हैं इसमें डॉट लगा हुआ है, ग इसमें दिख रहे हैं, ये फारसी शब्द कहते हैं, इनको फारसी में यूज किया जाता है अधिकतर। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करने में कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण की बता देता हूँ आपको कौन सा है। इसमें देखिए इसमें माँ है, मैंने आपको बताया था सघोष और घोष बताया था, जिसमें पहला और दूसरा आपका अघोष होता है, बाकी सघोष होते हैं। तो इसमें सघोष पूछा गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं जो भी माँ जिस भी वर्ण में आता है उसमें ये यहाँ पर ये तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे ही आ रहा होगा, इसलिए माँ हमारा सघोष वर्ण है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण की बात करें इसमें कौन सा है, तो हमारा ये देखिए ये जो भा बना हुआ है इसकी कोई मान्यता नहीं है, इस तरह से कभी कोई मानक दिया नहीं गया, तो इसको अमानक वर्ण कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखिए क हलंक है, ग है, ज है, फ है, दुनिया किसकी है। देखिए इसमें किसकी है, ये आपकी अरबी और फारसी, मैंने आपको बताया था पीछे भी ऊपर भी क्वेश्चन था उसमें अरबी और फारसी है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो 52 ही माना जाता है, मगर कहीं ना कहीं विवाद है लोगों के बीच में, कहीं 52 मानते हैं, कहीं 53 मानते हैं, ठीक है, इस तरह से माना जाता है। जो हमारी छ है,
छतरी वाला छ है, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छतरी वाला स हमारा संयुक्त व्यंजन की, क्योंकि ये आपको पता है कि दो वर्णों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे छतरी वाला, इसलिए संयुक्त वर्ण कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो लोग मिल रहे हैं तो इसलिए संयुक्त हो रहा है यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें का के बाद आता है, का के बाद, क्योंकि आधा का इसमें होता है इसलिए का के बाद इस वर्ण को रखा जाता है। क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ज्ञ वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है? अभी आपको बताया था मैंने, बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें आधा ज और या होता है। इसमें अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मैंने आपको बताया था पहला दूसरा होता है अघोष वर्ण, किसी भी जो भी वर्ग होता है उसमें अघोष वर्ण पहला और दूसरा होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें स आपका अघोष वर्ण होगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान आप देख सकते हैं कंठ से होता है, का खा गा गा अंगा का से, तो वहां पर कंठ से होता है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो दो, इसमें आप देख सकते हैं यही हमारा है बी, जो दो वर्णों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, जिसका दांत से उच्चारण नहीं होता? तो आप देख सकते हैं कि जो टा है वो हमारा दांत से उच्चारण नहीं होता है। ता भी होता है, ना भी होता है, दा भी होता है, टा जो होता है वो हमारा मूर्धा से होता है। मूर्धा यानी कि जो हमारे छत होती है उसके आगे वाले हिस्से से। तो इसमें मैंने आपको 22 क्वेश्चन टोटल कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। तो ऐसे ही आपको क्लास डेली मिलती रहेगी शाम को 5 से 6 के बीच में, आप ऐसे ही क्लास को देखते रहना और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। क्लास बड़ी होगी मगर आपको पूरी चीजें मैं आपको समझाऊंगा भी। तो अभी के लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।